राजस्थान में चुनाव तो हो गए, लेकिन चुनाव के बाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है, हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ से लेकर बड़ी-बड़ी बैठकों तक, वो यही है कि इस बार के रिजल्ट काफी चौंकाने वाले होंगे। क्या बागी अपना प्रमुख रोल निभा पाएंगे इस बार? क्योंकि अब राजनीतिक गलियारों में ये नई चर्चाएं चली है कि रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है, 3 दिसंबर तो अभी दूर है, लेकिन अभी से निर्दलियों और बागियों को मनाने की कवायदें शुरू हो गई है। वो चाहे से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर निर्दलीय हो, सबके सब इसी जुगत में लग गए हैं कि अगर रिजल्ट्स उनके मुताबिक नहीं आए तो उसके बाद क्या करना है। तो किस तरह से हनुमान बेनीवाल समेत बाकी सारे निर्दलियों और बागियों को मनाने में जुटी है सरकार, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके राजस्थान संवाद। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाल ही में अभी गहलोत जी का भी एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें उनसे साफ साफ ये पूछा गया कि आप निर्दलियों को मनाने की कवायद में जुटे हैं। तब उन्होंने कह दिया था कि अ, अगर निर्दलियों को मनाने की कोशिशें भी की जा रही है तो हम आपको क्यों बताएंगे ये चीज, क्योंकि निर्दलियों से और सरकारों का संबंध एक आपसी संबंध होता है, अलग इनके बीच में जो वैसे भी रिलेशनशिप होती है। वैसे भी ये जो प्रक्रिया है एक सेट प्रक्रिया है। हम्म। जब इलेक्शंस खत्म होते हैं हम्म। तो हर पार्टी के ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स होते हैं वो पार्टी को प्रॉपर फीडबैक देते हैं, जिसके हिसाब से पार्टी को एक धुंधली छवि तो नजर आ ही जाती है कि हम्म। रिजल्ट ये रहने वाले हैं। और वो जो छवि होती है वो एक्चुअल तस्वीर की होती है। उसमें उनको पता चल जाता है कि हमें बहुमत की कितनी जरूरत जी। पड़ेगी। तो पहले तो अगर बहुमत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो निर्दलियों को साधना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें निर्दलीय अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो सरकार पलट सकते हैं। तो दूसरी तरफ ज़्यादा नंबर्स ना बन जाए इसके लिए निर्दलीय हमारे पास आए, ये कवायद भी जारी रहती है। जी। वहीं सामने वाली तरफ से भी ये कवायद ज़्यादा रहती है कि हम कितने निर्दलियों को, कितनी छोटी पार्टियों को अपने साथ ला सकते हैं। हम्म। ये छोटी पार्टियों को जोड़ने की प्रक्रिया तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद दोनों तरफ जी। चालू जी। रहती है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब नंबर्स की धुंधली तस्वीर साफ हो जाती है तो ये कवायद और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को देखा जाए तो 77 सीटों पर टोटल आरएलपी ने टिकट बांटे हैं और 66 सीटों पर एएसपी ने टिकट बांटे हैं। अब आरएलपी और एएसपी मिलाकर 77 प्लस 66 सीटों पर खेल बिगाड़ रही है, लेकिन हम्म। 20 सीटें इसमें ऐसी है जहां बहुत निर्णायक भूमिका में ये खेल बिगड़ रहा है। हम्म। अब अगर ये खेल इतने निर्णायक भूमिका में बिगड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो आरएलपी वाले कैंडिडेट्स हैं, हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी रीच आउट करने की कोशिश बड़ी पार्टियों द्वारा की जा रही होगी और उसके भी ऊपर के लेवल से खुद हनुमान बेनीवाल से पूरी पार्टी को ही समर्थन देने का बातचीत की जा रही होगी। लेकिन इसके इतर भी अगर देखा जाए तो आपको ये बात समझनी होगी कि निर्दलीय जो हैं उसमें से जो कांग्रेस के बागी हैं और जो बीजेपी के बागी हैं वो दरअसल पहले पार्टी के साथ ही थे। तो उनके संबंध पहले से बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ उस पार्टी के थे, तो उनको मनाना ज्यादा आसान है बजाय कि आरएलपी को मनाने के। तो हम्म। उनको मनाने की कवायद पहले से तेज हो गई और हर पार्टी ने डेजिग्नेटेड लोग उसके लिए रखे हुए हैं कि वो यही काम करेंगे उनको मनाने का। जी। जैसे आप समझिए झोटवाड़ा में आशु सिंह सुरपुरा है, उनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बीजेपी उनसे पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में होगी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते तो भी उनका और आशु सिंह सुरपुरा जीते तो भी उनके, क्योंकि आशु सिंह सुरपुरा की मेंटालिटी ही बीजेपी की है। हम्म। ऐसे ही कुछ-कुछ बागी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है और उनको अगर समझें तो कांग्रेस के कुछ प्रमुख बागी जो हैं वो शाहपुरा से आते हैं। जैसे निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल वहां से आते हैं, जाट कौम का एक बड़ा नाम माने जाते हैं। लुणकरण से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल आते हैं, ये भी जाट समुदाय से आते हैं। श्रीगंगानगर से कांग्रेस के करुणा चांडक है, ये बहुत ही प्रभावशाली नेताओं में से एक है। सादुल शहर की बात करें तो कांग्रेस के बागी ओम विश्नोई है, विश्नोई समाज से आते हैं। इस समाज का अच्छा खासा प्रभाव रहता जी, है। इसको साधने के लिए पीएम मोदी ने भी हाँ, अपने भाषण में लिया शिव था। से फतेह खान आते हैं, फतेह खान पूर्व में वहीं से लड़ते थे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरीलाल मीणा आते हैं, हाल ही में मंत्री थे
और अशोक गहलोत के बहुत करीब पुष्कर से श्री गोपाल हैं, सिवाना से सुनील परियार, फिर अगर आप देखें तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा की हमने बात की। तो ये जो नेता है, अब जौहरीलाल मीणा का अगर हम देखें, इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि भाई मैं तो कांग्रेस को जीतने नहीं दूंगा। इतने वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराज हो गए थे। अब इतनी नाराजगी को मनाना, सीधा सीएम को ही उनको मनाने के लिए जाना पड़ेगा। विराटनगर में देखें तो पूर्व विधायक रामचंद्र सरधाना है, मसूदा से वाजिद खान चीता है, हनुमानगढ़ से गणेश बंसल है। ये तमाम सारे लोगों को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और नागौर से हबीबुर रहमान है। ये सब लोगों को अगर नहीं मनाया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा है, खिलाड़ी लाल मेड़वा विधायक रहे हैं। डूंगरपुर से देवाराम रौत है, उनका टिकट कट गया था। 84 से महेंद्र बरजोट है, जेतारण से भी पूर्व विधायक है दिलीप चौधरी। अब आप समझिए, जो एक बार विधायक रह चुका, उसकी पहले से बहुत अच्छी खासी जनता में पकड़ होती है। नौखा से कन्हैया लाल जवर, छबड़ा से नरेश मीणा। बीजेपी के भी बहुत ऐसे बागी हैं जिनको समझना हमें बहुत अंदर तक जरूरी है। और उसमें शाहपुरा से पूर्व स्पीकर है कैलाश मेघवाल, वो हालांकि पूरी तरह से कई कंट्रोवर्सीज में आ गए थे। चित्तौड़ से मौजूदा विधायक चंद्रमान आकिया, क्योंकि वहां से नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया था। डीडवाना से पूर्व मंत्री यूनुस खान वसुंधरा के खेमे से माने जाते थे, अब कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। सांचौर से जीवाराम चौधरी, खंडेला से बंशीधर बाजिया, चित्तौड़ से आप देख रहे हैं मौजूदा विधायक चंद्रमान आकिया। ये सीपी जोशी का इलाका है, बीजेपी के मौजूदा चीफ का इलाका है। और ये तमाम सारे जो बागी हैं, इनको देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको साधना पहले से शुरू कर चुकी होगी, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो यूनुस खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे बीजेपी के, अब उनको पूरी तरह से बीजेपी ने कर दिया। झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, जैसा कि हमने अभी बात की थी। बयाना से रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी काफी बड़ा हाँ, रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो निर्दलीय खड़े हुए। वहां से जो समीकरण आ रहे हैं, वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। तो राजस्थान में 82 सीटों पर पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। अगर हम देखें तो बसपा, माकपा, आरएलपी, इन सब पर भी पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। बांसवाड़ा में गढ़ी से मांगीलाल गरसिया, आप देखिए एक बड़ा नाम है, वो अब बीएपी में चले गए। पहले वो पार्टियों में ही हुआ करते थे। बायतू से आरएलपी के उम्मीदवार मेघवाल हैं, डूंगरपुर से गिरधारी लाल है माकपा के, चूरू से बसपा के मनोज नांगली है। मनोज नांगली भी पहले काफी इंपॉर्टेंट विधायकों में से एक थे। डूंगरपुर से बीएपी के कांतिलाल रौत हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां आरएलपी, एएसपी, बीएपी, माकपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। खिरसर से खुद हनुमान बेनीवाल हैं, गोद से माकपा के पेमाराम हैं, बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर हैं जो कि बीएसपी के हैं। बीएसपी भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हम एएसपी आ चुकी है, लेकिन बीएसपी खत्म नहीं हुई है। मायावती का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सारे जो लोग हैं, ये इनको इलेक्शन होने से पहले तो वोट कटवा कहते हैं कि वोट काटने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इन्हें ही साथ लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। सोचते लोग ये हैं कि पैसे का खेल केवल इलेक्शन से पहले होता है, नहीं, इलेक्शन के बाद और रिजल्ट के पहले तक भी ये खेल चलता है, और इलेक्शन के बाद भी चलता है। सरकार अगर इधर उधर करनी हो तो ये खेल भी लगातार चलेगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, बातचीत भी होगी, मान मनोवल भी होगी, ये सब चालू हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी तो जादूगर इसीलिए ही माने जाते हैं क्योंकि उन्हें गठजोड़ की जो राजनीति है वो बखूबी आती है? पर उसके लिए नंबर्स आसपास होने चाहिए। अगर आसपास नहीं होंगे तो वो गठजोड़ भी नहीं हो सकता। गठजोड़ तब हो सकता है जब आपके पास 99, 95, 90, 92 ऐसे नंबर्स हो। अगर नंबर ही मान लीजिए 50 हो गया तो 50 लोगों को थोड़ी ना अंदर ला सकते हैं। तो बहुत ये बात भी बहुत समझने वाली है। जी बिल्कुल। और ये जो चुनाव है, इसमें जो अभी तक के समीकरण आए हैं, आप सट्टा बाजार के ले लीजिए या फिर आप सर्वे के ले लीजिए, तो वहां पर गठजोड़ की जो राजनीति है वो करनी ही होगी। और इसके लिए कवायदे अभी से ही शुरू कर दी है बीजेपी और कांग्रेस ने। और अब निर्दलीय और बागियों ने भी अपने अपने तेवर तो साध लिए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसका साथ देगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये भी प्रमुख है कि अगर ये गठजोड़ की राजनीति वाली सरकार बनती है तो वो राजस्थान में किस तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा पाएगी, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है सवाल। लेकिन आप
क्या सोचते हैं कि कौन सी सरकार अभी आने वाली है राजस्थान की सत्ता में? क्या कांग्रेस रिपीट हो जाएगी या फिर एक बार वही परिपाटी दोहराई जाएगी, वही रिवाज दोहराई जाएगी, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाली? और अगर गठजोड़ की भी सरकार बनती है तो किसका गठबंधन आप चाहते हैं कि हाँ भाई, हम बीजेपी और इनका गठबंधन चाहते हैं या फिर कांग्रेस और इसका गठबंधन चाहते हैं? तो आप जरूर बता सकते हैं आपकी राय, कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा जरूर, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।